नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के साथ ही जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक बड़ी शख्सियत है मदन लाल आजाद ने, और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक हैं। दिल्ली में लगातार जंतर मंतर पर लंबे प्रोटेस्ट में, बड़े बड़े प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले मदन लाल आजाद आज ठगी पीड़ित जो है देश में निवेशक उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मदन लाल आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के इस लागना लपेट कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद राजपूत साहब, आपका भी बहुत बहुत। पहला ही मेरा प्रश्न है, अभी मैं देख रहा था आपका प्रयागराज में आप लोगों का बड़ा सम्मेलन हुआ है और बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। क्या सम्मेलन था, क्या क्या बातें हुई और क्या क्या रणनीति है आगे? सर, प्रयागराज का ठगी पीड़ित महाकुंभ बड़ा सफल आयोजन रहा हमारा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का बिहार से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश तो था ही। कुछ दो चार साथी हरियाणा से भी आए थे, तो 4 राज्यों के साथी वहाँ एकत्रित हुए। लंबी विस्तार से चर्चा हुई वहाँ तमाम, कि हमें अंततः किस तरह से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवानी है और किस तरह से अपने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जल्दी से जल्दी भुगतान करवाना है। इस पर बड़ी लंबी चर्चा हुई। रणनीति ये बनी है कि 14 मार्च को हम देश के तमाम जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और जो जो कलेक्टर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान के आवेदन नहीं ले रहे, भुगतान काउंटर नहीं खोल रहे हैं, उनकी खिलाफत करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। और चूंकि हमने संकल्प लिया है देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का, तो सबसे पहले हम उन बेईमान कलेक्टर्स को ही हवालात के अंदर दिलवाएंगे जो कलेक्टर्स अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का उल्लंघन कर रहे हैं और पीड़ित जनता को परेशान कर रहे मदन लाल जी, मैं आपका भाषण सुन रहा था प्रयागराज में कि जो बर्ड्स एक्ट के कानून का उल्लंघन, जैसा अभी बोला आपने, उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे वो कलेक्टर हों या दूसरे पदाधिकारी हों, तो उनको सजा देने की बात आप भाषण में कर रहे थे। तो हैं। ऐसे लोगों को कैसे सजा देंगे आप, बताइए तो हमारे दर्शकों को। कैसे सजा देंगे? जी। सर, जनता है, देश के मालिक हैं, और जब देश के मालिक देश के नौकरों को आदेश देंगे, ईमानदार नौकरों को, कि ये बेईमान नौकर है, इसको हटाइए पद से, तो उनको सजा देने का काम तो वही करेंगे। जो भी अभी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, न्यायिक ऑफिसर्स हैं, वही सजा देने का काम करेंगे। हम तो केवल इन्फॉर्मेंट होंगे कि भाई ये जो है जिला कलेक्टर या एडीएम फाइनेंस या फला सक्षम अधिकारी कानून का उल्लंघन कर रहा है। और जब कानून का उल्लंघन कर रहा है तो फिर वो अधिकारी नहीं रहता। हमारा कानून ये कहता है कि कानून का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपराधी है, चाहे वो किसी सरकारी पद पर बैठा हो, जज की कुर्सी पर बैठा हो या सामान्य नागरिक हो। तो जब कानून ये कह रहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपराधी है, उसको दंड मिलना चाहिए विधि सम्मत तरीके से, तो जो सरकारी पदों पर बैठकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं वो भी अपराधी हुए। तो ऐसे अपराधियों को दंड देना हमारे न्यायिक सिस्टम का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस चूंकि राज्य की सबसे एम्पावर्ड एजेंसी होती है, पुलिस की ही ये ड्यूटी होती है कि वो राज्य और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, दोनों को, राज्य और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। और जब कोई सामान्य नागरिक पुलिस को सूचना देता है कि यहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है, पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। तो इसमें भी निश्चित रूप से पुलिस बेईमान अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेगी, और नहीं लेगी तो हम पुलिस की भी खिलाफत करेंगे। कलेक्टर जो और है पुलिस की खिलाफत। जी कलेक्टर जो है वो जिले का मालिक माना जाता है, तो कलेक्टर को सजा जी, आप किससे दिलवाएंगे? कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर होती है सर। बहुत सारे कलेक्टर आईएएस आईपीएस जेल में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो अपराध करते हैं तो काहे का कलेक्टर? जब तक वो अपराध नहीं कर रहा है तब तक कलेक्टर है। जब उसने अपराध कर दिया, किसी कानून का उल्लंघन कर दिया, तो फिर वो कलेक्टर नहीं रह जाता, फिर वो अपराधी है केवल। तो ऐसे अपराधी को वहां की पुलिस ही दंड देती है। आपने देखा होगा कई बार जो है, कई पुलिस प्रमुखों को पकड़ लेते हैं सब इंस्पेक्टर और सिपाही, फरार चल जाते हैं, डीजी बंजारा जैसे लोग। बहुत सारे आईएएस जो है जेलों में है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तो साहब जो वो कलेक्टर है।
14 तारीख कलेक्टर तब तक है जब तक वो कानून का पालन कर रहा है। कानून की 14 तारीख अवमानना का करने लगा तो फिर वो कलेक्टर होने का अधिकार खो 14 देता है। तारीख का जो आप लोगों का प्रोटेस्ट है जी डीएम कार्यालय को घेरने का, तो कुछ जगह के कलेक्टर आपने चिन्हित किए हैं या उसी दिन चिन्हित जी करने की योजना है? नहीं सर, चिन्हित कर रखे हैं हमने पहले से ही कलेक्टर। जी हमारे बताइए उत्तर क्या? प्रदेश में लगभग 40 कलेक्टर ऐसे हैं जो भुगतान काउंटर जिन्होंने नहीं खोले हैं, भुगतान के आवेदन नहीं ले रहे, जनता को परेशान कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश में 4-5 डिस्ट्रिक्टों को छोड़ करके तमाम कलेक्टर ऐसा ही कर रहे हैं। और बिहार में 3-4 कलेक्टर्स को छोड़ के बाकी कलेक्टर सब अपराधी बने हुए हैं। राजस्थान में तमाम कलेक्टर अपराधी हैं, लेकिन राजस्थान के कलेक्टर्स को अपराधी में इसलिए नहीं कहता क्योंकि वहां शासन ने ही कलेक्टर को सक्षम अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। वहां शासन ने डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को कर दिया है। लेकिन हरियाणा के तमाम कलेक्टर अपराधी हैं, पंजाब के तमाम कलेक्टर अपराधी हैं, तो उत्तर प्रदेश में चिन्हित पहले से हैं साहब। उत्तर कल प्रदेश में भोपाल में खुल गई है साहब, काउंटर खुल गया है, भुगतान काउंटर कल भोपाल उत्तर में। तो प्रदेश हो में सकता है 14 मार्च से पहले पूरे देश में खुल जाए, तो कोई अपराधी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों के जो कलेक्टर हैं उनके नाम बताइए दर्शकों को हमारे कृपया। देखिए, एक तो सबसे पहले कौशाम्बी का कलेक्टर है, बहुत बदमाशी कर रहा है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी गाली देता है, कहता है कि कौन होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, भगोड़े हैं, घर छोड़ के भाग गए, उनको शासन चलाना नहीं आता। एक औरैया है साहब, यहीं पास में ही इटावा के आगे, वहां का कलेक्टर बहुत बदमाशी कर रहा है। हमारा बुलंदशहर वाला ही बहुत बदमाशी कर रहा है, कभी खिड़की ओपन कर देता है, कभी बंद कर देता है, ऐसी स्थिति है। पास में ही ये मैनपुरी है, एटा में शुरू हो गया है, इटावा में शुरू हो गया है। तो बहुत सारे कलेक्टर हैं साहब, किस किस के नाम गिनाऊं। एक अमेठी का कलेक्टर तो और सबका बाप है बेईमानी में। उसने तो पुलिस भेज करके पोस्ट ऑफिस में भी जो है बैन करवा दिया कि बर्थ एक्ट की रजिस्ट्री भी नहीं एक्सेप्ट करें, पोस्ट मास्टर को भी धमका दिया वहां पुलिस भिजवा कर। तो ऐसे बदमाश कलेक्टर्स को, बदमाश पुलिस ऑफिसर्स को हम 14 मार्च को सबक सिखाएंगे, उन्हें कानून का पाठ पढ़ाएंगे, विवश करेंगे उन्हें कि वो कानून का पालन करें या फिर कुर्सी त्याग दें। बेईमान अधिकारी को हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं रुकने देंगे। अब तक ये माना जा रहा था कि जिले का डीएम जो है वो बर्ड्स एक्ट के तहत में निवेशकों का पैसा दिलवाएगा, लेकिन जो रणनीति अब आप लोगों की बनी है इसमें सीधा सीधा टकराव, क्योंकि डीएम को आप लोगों ने टारगेट किया है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग जो डीएम के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे या डीएम को टारगेट करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, तो इस टकराव में आगे क्या परिणाम आएंगे, आपको क्या लग रहा है? कोई परिणाम नहीं आएगा साहब, बड़ा अहिंसक सत्याग्रह होगा। कोई इसका नेगेटिव परिणाम नहीं आएगा। या तो इनकी मरी हुई आत्मा जाग जाएगी कलेक्टर्स की, ये सब कानून का पालन सुनिश्चित करने लगेंगे, और अगर शनिदेव विराजमान हो गए इनके सिर पे तो फिर जेल जाओ। प्रधानमंत्री हमारे साथ है, मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, तमाम कानून हमारे साथ है। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, हम केवल कानून की अनुपालना की मांग कर रहे हैं कि कानून की अनुपालना करो। हमारा किसी कलेक्टर से व्यक्तिगत द्वेष भाव नहीं है, हमारा केवल उन कलेक्टर से द्वेष भाव है जो कलेक्टर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं कानून की कुर्सी पर बैठकर। क्योंकि कलेक्टर एक न्यायिक पोस्ट भी होती है, वो जिले का न्यायाधीश भी होता है, मजिस्ट्रेट भी होता है, दंडाधिकारी भी उसको बोलते हैं। और दंडाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर अगर दंडाधिकारी ही कानून का उल्लंघन करेगा तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो दंड देना बहुत जरूरी है साहब। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धिजीवी है या जो न्यायाधीश के पद पर बैठा है, या ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया है वहां कि अगर वो अपराध करता है तो उसको सामान्य अपराधी से 10 गुना ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, तो संविधान में तो पता नहीं क्या लिखा तो, होगा, तो क्या लेकिन मनुस्मृति में लिखा है। तो हम तो आज हिंदू आजकल राष्ट्र की स्थापना भी कर रहे हैं ना, तो हिंदू मदन राष्ट्र लाल की जी स्थापना में सबसे मनुस्मृति, पहला काम यही होगा। मदन लाल जी जी मनुस्मृति और संविधान में आजकल बड़ी बहस चल रही है, तो क्या मनुस्मृति को आप मानते हैं क्या? नहीं, मैं तो मानता हूँ मनुस्मृति को, तो फिर मैं तो मानता हूँ साहब मनुस्मृति में बहुत सारी बेहतरीन चीजें हैं। ऐसी व्यवस्था दी गई है मनुस्मृति में कि ठग और बेईमान तो रह ही नहीं सकता कोई हिंदुस्तान में। तो कानून तो मैं तो चाहता मनुस्मृति हूँ कि में, हिंदू राष्ट्र बने हिंदुस्तान, मदन लाल जी और सबसे कानून पहले तो, मनुस्मृति को बेईमान और ठगों पर अप्लाई किया जाए, मदन तमाम लाल ठगों जी को और बेईमानों को मदन सजाए मौत लाल दे दी जी जाए। मदन लाल जी मनुस्मृति को कानून तो नहीं मानता है ना? नहीं, कानून को भी मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानेगा। जो बात जायज है, जो संविधान में भी लिखा है कि कानून की अवमानना या उल्लंघन करने वाले लोगों को दंड दिया जाए, ये आईपीसी कहती है, सीआरपीसी कहती है, सीपीसी कहती है, संविधान भी कहता है, मनुस्मृति भी कहती है। तो जब चारों कह रहे हैं
और ब्रिटिश सर जो जब कोई चीज ना कहे तो फिर ब्रिटिश के उसको देखा जाता है उदाहरण को, तो ब्रिटिशर्स भी कहते हैं कि अपराधियों को तो दंड मिलना ही चाहिए। तो जब देश में पांचों चीजें मिलके कह रही हैं तो बेईमान अधिकारी कैसे रह जाएगा शासन की कुर्सी पर। तो देश में मनुस्मृति शरीयत का कानून लागू कराएंगे क्या मदन लाल जी? नहीं, शरीयत तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी है साहब, खैर, लेकिन मनुस्मृति को पढ़ा है मैंने। मनुस्मृति में ये लिखा है कि सामान्य अपराधी से ज्यादा 10 गुना दंड ऐसे व्यक्ति को दो जो पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी। शायद रिकॉर्ड रुक, जी कोई कॉल आ गई थी। जी जी। जी। तो मदन लाल जी, अब जो है आपके आंदोलन से ये तो साफ जाहिर हो चुका है कि 23 मार्च का जो आप लोगों ने टारगेट रखा था कि 23 मार्च तक निवेशकों का भुगतान करा देंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि 23 मार्च तक निवेशकों का भुगतान होने वाला इन परिस्थितियों में। तो 23 मार्च की जो आपने कर्तव्य पथ पर जो है यहाँ केंद्र सरकार से हिसाब लेने की बात की थी, अब उसकी क्या तैयारी है आपके ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की? देखिए साहब, हमने कहा था 23 मार्च से पहले भुगतान आरंभ करा देंगे। अभी 23 मार्च में 23 दिन तो मान ही लीजिए, 23 और 3 26 दिन है आने में, और 26 दिन का समय अगर देखो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्रांति के नजरिए से देखें हम, तो क्रांति तो एक क्षण में हो जाया करती है राजपूत साहब। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक पल में क्रांति हो जाती है, पूरा देश जाग चुका होता है। जैसे नोटबंदी जब हुई तो वो 1 घंटे में ही हो गई थी पूरे देश में। तो भुगतान संभव है, कुछ जगहों पर छिटपुट भुगतान होने आरंभ हो गए हैं। इसलिए जो हमारा ये कहना था कि 23 मार्च से पहले हम भुगतान करवा देंगे, तो वो होने लगे हैं कहीं कहीं। तो इसलिए हम अपने मन के संतोष के लिए ये कह सकते हैं कि 23 मार्च से पहले हमने भुगतान आरंभ करवा दिए। लेकिन जो हमारा वायदा था कि सबका करवाना शुरू कर देंगे, वो नहीं हो पाया है। वो करवाएंगे। 23 मार्च का जो हमारा प्लान है, 23 मार्च तक सबका भुगतान हो जाए। इसीलिए हमने 14 मार्च का राष्ट्रव्यापी कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम रखा है, और उसे हमने मंगल में दंगल का नाम दिया है। इसीलिए मैं प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के पास गया था, वरना मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पर। लेकिन उस दिन विशेषतः लेटे हुए हनुमान जी के पास गया, चूंकि हनुमान जी के विषय में ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि हनुमान जी सबका अहंकार समाप्त कर देते हैं। तो जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, प्रशासन की कुर्सियों पर बैठे हैं, न्याय की कुर्सियों पर बैठे हैं, उनके अहंकार को समाप्त करने की प्रार्थना मैंने उस दिन हनुमान जी से की कि हनुमान जी, इनके अहंकार को समाप्त करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने अहंकार में सब कुछ समाप्त करवा बैठे। तो हनुमान जी निश्चित रूप से इनका अहंकार समाप्त कर देंगे। और 13 मार्च तक ही मुझे लगता है, 14 मार्च को मुझे तमाम कलेक्ट्रेट्स को घेराव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13 मार्च तक हिंदुस्तान के ज्यादातर जनपदों में भुगतान के काउंटर खुल चुके होंगे। जहां नहीं खुले होंगे वहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे कलेक्टर्स को पकड़कर हवालात में दिया जाएगा। बिल्कुल देंगे साहब। और 23 मार्च को हम कर्तव्य पथ पर लाखों की तादाद में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आएंगे, और जो भी शासन प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठे हैं उनको ये दिखा देंगे कि अगर आपने अब भी इस 42 करोड़ पीड़ित जनता का, पूरे हिंदुस्तान का भुगतान नहीं किया, तो आने वाला कल आपके लिए शुभ नहीं होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध होगा। तो मदन जी। लाल जी, इन इन परिस्थितियों में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई जो विशेष रूप से जैसे सारा के मामले में बोला जा रहा है कि यदि संपत्ति नीलाम होती भी है तो सारा सेबी के खाते में जाती है, और सारा सेबी के खाते में दो कंपनियां हैं, वो रियल एस्टेट की है और हाउसिंग की है। तो उनके निवेशकों ने मिल नहीं रहे हैं, मतलब एक तरह से वो सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जा सकती है। दूसरी ठगी कंपनियों के पास मान लो इतनी संपत्ति नहीं है, तो लाखों करोड़ रुपए जो है वो निवेशकों का बताया जा रहा है। तो ये धन उपलब्ध कहाँ से होगा, कहाँ से पैकेज आएगा, और कहाँ किस तरह की व्यवस्था होगी, इस पे इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए राजपूत साहब, धन तो सभी कंपनीज का है, तमाम स्टेट्स में है, या कुछ सेबी ने अक्वायर कर रखा है, सीज कर रखा है, मतलब कुछ ईडी ने कर रखा है, कुछ सीबीआई ने, कुछ एसओजी ने, कुछ ईओडब्ल्यूज ने, कुछ लोकल पुलिस एजेंसीज ने भी कर रखा है।
तो ये धन तो है ही सबके पास। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, पल्स की, सहारा की, साईं प्रसाद की, समृद्धा जीवन की, बाइक बोट की, आपके आदर्श की, संजीवनी की, आरएमसीएल की, जो अभी तक अटैच नहीं की गई हैं, सीज नहीं की गई हैं। तमाम कंपनीज की ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी बची पड़ी हैं। पीएसीएल का कहा यह जाता है कि साहब पूरी प्रॉपर्टी उसकी सीज कर रखी है, लेकिन हमारे आगरा में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी खाली पड़ी है। मैं जहां से आता हूँ अलीगढ़ में, वो प्रॉपर्टी अभी तक सीज नहीं हुई है उसकी। पंजाब में हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज अभी बिना सीज किए हुए पड़ी हैं। सहारा की इसी तरह से, मैं यहाँ गया, अभी रुद्रपुर गया था पिछले दिनों, पता चला वहां हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सहारा की ऐसे ही पड़ी हुई है। और इस तरह की प्रॉपर्टी पूरे झांसी में पड़ी हुई है अभी। झांसी के सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मुझसे खुद कहा कि साहब इस पे शासन से कहिए, हमें एम्पावर्ड करें कि हम इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लें और लोगों का भुगतान करें। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं अभी जो सेबी या ईडी या सीबीआई के कब्जे में नहीं है। उनको जिला प्रशासन नीलाम कर सकता है, सीज कर सकता है, लोगों का भुगतान कर सकता है। और उसके बाद भी अगर पैसा कम पड़ सेबी को लिखकर उनसे पैसा मंगा सकता है उतना। उसके अलावा चूंकि इतने बड़े स्तर पर ठगी की घटनाएं हुई हैं, तो ये राष्ट्रव्यापी आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है, मानव जनित। तो जो राष्ट्रीय आपदा जो चीज बन जाती है इतने बड़े स्तर पर, कहीं अपराध पीड़ित अपराध हो जाए कि उसमें करोड़ों लोग पीड़ित हो जाएं, तो उसके लिए सरकार को जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, तीनों स्तरों पर उनको मुआवजा देना पड़ता है, उनका पुनर्वास करना पड़ता है। ये फंडामेंटल राइट है प्रत्येक अपराध पीड़ित का। तो जो ये ठगी पीड़ित हैं 42 करोड़, ये भी अपराध पीड़ित हैं। और ठगी संगीन अपराध है, कोई वैसा नहीं है कि जी सामान्य अपराध हो एनसीआर काटने वाला। ठगी के मामलों में अब तो मौत तक की सजा का प्रोविजन है। तो ये संगीन अपराध है, और जब संगीन अपराध का कोई पीड़ित है तो उसको कंपनसेट करना, उसका पैसा वापस करना, उसका पुनर्वास करना, उसको रोजगार देना, उसको सुरक्षा देना, जीवन के तमाम मूलभूत अधिकार देना, ये राज्य की ड्यूटी है, अनिवार्य कर्तव्य है। ये करना पड़ेगा। केवल मैं बर्ड्स एक्ट को लेकर के नहीं चल रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजों को लेकर के चल रहा हूं। जो जो कानूनी अधिकार हैं नागरिकों के, पीड़ितों के, अपराध पीड़ितों के, मैं उन सब पर चर्चा। जब इतनी बड़ी उसमें वो हो जाता है, अपराध कहीं घटित हो जाता है जिससे करोड़ों लोग इफेक्टिव हो जाएं, पीड़ित बन जाएं, तो उसके लिए सरकारों को स्पेशल कोर्स बनाने चाहिए। और पहले भी बने हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में शारदा स्कैम के पीड़ितों के लिए 500 करोड़ का कोष बनाया था 2013 में। बहुत सारे लोगों को पैसा उस कोष से दिया गया था, कुछ वंचित भी रह गए, लेकिन ज्यादातर को दे दिया गया था। अभी मैं वहां कर्नाटक गया था, बेंगलोर, तो वहां के मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि साहब हम स्पेशल वो स्पेशल कोर्स बनाएंगे ठगी पीड़ितों के अपनों के लिए, लेकिन बनाया नहीं है। अभी बजट सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का भी तमाम राज्य विधानसभाओं का भी। मैं बड़ी गौर से देख रहा हूं कि किसी भी राज्य ने कहीं भी विशेष कोष बनाने का कोई प्रयास अभी तक नहीं किया है। जो मुझे लगता है कि इन सरकारों का अहंकार इतना बढ़ गया है कि अब ये अपना अस्तित्व समाप्त करवाने की ओर बढ़ रहे हैं। 42 करोड़ लोगों की पीड़ा इनको दिख नहीं रही है। मैंने पहले भी शायद आपसे कहा था राजपूत साहब कि मैं कोई मूल्य नहीं मांग रहा उन 5 लाख लोगों की मौत का जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं। 1250 सैनिकों ने आत्महत्याएं की हैं। अभी एक नेक्सा एवरग्रीन वाला मामला हुआ है, उसमें 70,000 फौजियों के साथ ही चीटिंग हुई है। और वो नेक्सा एवरग्रीन जो स्कैम है वो धौलेरा प्रोजेक्ट के नाम पर हुआ है। धौलेरा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका हर महीने विजिट करते हैं वो। और वो जो ठग थे बिरजानिया बंधु अशोक और वो रणवीर, दोनों प्रधानमंत्री के खासम खास हैं। और वो जो एक लुगाई है, क्या नाम है उसका, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है, कोई हीरोइन है, गौतम वंदना गौतम या कुछ ऐसा नाम है, वो उसकी डायरेक्टर थी उस कंपनी की नेक्सा एवरग्रीन की। वो भारतीय जनता पार्टी की नेता भी रही है, स्टार प्रचारक भी रही है। इन लोगों पूरी स्थिति है उनकी। को जूम मीटिंग उनके साथ ले रहा था फौजियों के साथ, तो मुझे पता चला कि वो प्रधानमंत्री के नाम पर ही धौलेरा प्रोजेक्ट के नाम पर पूरा स्कैम हुआ है नेक्सा एवरग्रीन वाला। तो ऐसे ऐसे ये जघन्य अपराध जो देश में हुए हैं, इनका भरपाई करना, इनकी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस करना प्रधानमंत्री का नैतिक दायित्व है।
कानूनी ड्यूटी है। मैं कोई मूल्य नहीं मांग रहा, मैं बार बार कहता हूं कि मैं कोई मूल्य नहीं मांग रहा हूं 5 लाख लोगों की मौत का या फौजियों की मौत का। मैं केवल आपसे उनकी डूबी हुई मेहनत की कमाई को वापस करने की मांग कर रहा हूं। और जिस दिन मूल्य मांगने पर अगर ये 42 करोड़ लोग आ गए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, इन शासकों को नहीं दिख रहा है, अहंकार में अंधे हो गए कि हो क्या रहा है, इनको नहीं दिख रहा। केवल जिस दिन देश के 42 करोड़ लोग मूल्य मांगने पर उतर गए तो इनको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई न्यायाधीश हो, कोई कलेक्टर हो, कोई एसपी हो, एसएसपी हो, कोई भी हो, जो भी हुक्मरान है, चाहे वो शासक हो, प्रशासक हो या न्यायाधीश हो, इनको पैर रखने को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, ना मुंह छिपाने को जगह मिलेगी अगर 42 करोड़ लोग अपने बलिदान का मूल्य मांगने पर उतर आए। और अगर इन्होंने अपने अहंकार को नहीं त्यागा, भुगतान नहीं किया, तो निश्चित रूप से 23 मार्च के बाद शहीदी दिवस से ये हो जाएगा कि हम अपने बलिदान का मूल्य मांगने लगेंगे और इनको हिंदुस्तान की सरजमीन से खदेड़ देंगे, जितने भी ठग और बेईमान हैं, चाहे वो शासन में बैठे हों, प्रशासन में बैठे हों, न्याय की कुर्सियों पर बैठे हों या किसी उद्योग पर उन्होंने कब्जा कर रखा हो। मदन लाल जी, जो प्रक्रिया है, जो लोग संरक्षण दे रहे हैं ठगों को, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान लड़ाई है और लड़ाई बड़ी होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये लड़ाई किस ओर जा रही है? देखिए, अभी लड़ाई सत्य और अहिंसा पर ही आधारित है, लोकतांत्रिक ढंग से लड़ी जा रही है और ये इसी पर रहेगी राजपूत साहब, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे मालूम है, चाहे वो बेईमान हो या ठग हो, शासक हो, प्रशासक हो, न्यायाधीश हो, सब अनाज खाते हैं, गोबर कोई नहीं खाता। सब में ये सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को भी दिख रहा है कि अगर हमने जल्दी से जल्दी अपने अहंकार का त्याग नहीं किया, लोगों को न्याय नहीं दिया, भुगतान नहीं किया, तो ये जो ठगी पीड़ितों वाली लड़ाई है, ये जाति, धर्म, वर्ण, रंग, नस्ल, भाषा इत्यादि की तमाम दीवारों को तोड़कर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की ओर बढ़ जाएगी। और लोग तो कहते हैं पत्थर मारने की कहते हैं, लेकिन मैं तो केवल एक शब्द आप सुनते होंगे, फूंक मारने की कहता हूं कि 42 करोड़ लोगों ने फूंक मार दी, तो क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या कलेक्टर, क्या एसपी, क्या कोई और, ये हवा में उड़ जाएंगे। इन पर पत्थर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भुगतान फिर मतदान का हथियार हमारे पास है, वो ब्रह्मास्त्र है, मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। मैं लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप किसी को पीटो या इनमें पत्थर मारो, उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इनको शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों से हटाने के लिए वो मतदान के बहिष्कार का हथियार काफी रहेगा। और जब ये शासन, प्रशासन, न्याय की कुर्सियों पर नहीं होंगे तो कहां होंगे? जेल के सींखचों के पीछे। तो मदन जेल के लाल जी, सींखचों के पीछे देखना मेरा इनको मकसद है, इनकी हत्या करना या वध करना मकसद नहीं है। मदन लाल जी, जी, कार्यक्रम के अंत में अपने निवेशकों से, पीड़ितों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे आप सहारा इंडिया के पीड़ित हों, पल्स के हों, आदर्श के हों, नवजीवन के हों, संजीवनी के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, केमुना, अल्केमिस्ट, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश या विश्वामित्र या हीरा गोल्ड या नेक्सा एवरग्रीन या जिसके भी 2 लाख कंपनी जो भी बट्स एक्ट के तहत हिंदुस्तान में बैन की गई हैं या बैन की जा रही हैं, उन तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पीड़ितों को एक मंच पर आना चाहिए। और बट्स एक्ट के तहत भुगतान आपका अधिकार बना दिया गया है, आप अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। आपका विरोध झेलने का साहस न केंद्र सरकार में है न राज्य सरकारों में है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जहां जहां हमने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए हैं उन जिलों में भुगतान के काउंटर खुल गए। कल भोपाल में खुल गया है साहब, सिंगरौली में भी पदपट्टिकाएं लगनी शुरू हो गई हैं, उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में उन्होंने माना, स्वीकार किया कि नहीं चाहिए। मना कोई नहीं कर पाता है, केवल कुछ का अहंकार है और जल्दी ही उस अहंकार को हम नष्ट कर देंगे। तमाम साथी हमारे साथ आए, सबका सादर स्वागत है। ठगों के और ठगों के दलालों के बहकावे में ना आए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक वो दूसरा संगठन है सहारा के लिए लड़ता है, कौन सा मोर्चा बना रखा है, वहां रोज जूतम पैजार आपस में पदाधिकारियों में चलती रहती है। ऐसा
करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे संगठनों में किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। इसमें सब लोग सम्मिलित हों, सबकी भावनाओं का, सबके सम्मान का, सबके धन का पूरी तरह से संरक्षण किया जाएगा, सुरक्षा की जाएगी, सबका पैसा वापस दिलाया जाएगा। राजपूत साहब, मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट के से हमारे लागना लपेट कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।